हे वेलकम बैक गाइस, ये योगेश वर्मा दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं आपका पीजीबीपी का चैप्टर। बात करेंगे जनरल डिडक्शन से सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 1 से। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, मैंने अपना माइक बदल लिया है और उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। जो मेरा पुराना माइक था ना, उसमें ऑडियो की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है, और इसमें क्लैरिटी अच्छी आती है। आप भी जो है मुझे व्हाट्सएप करके अपना रिव्यू बता सकते हैं कि कौन सा माइक आपको ज़्यादा बेटर लगा है। जनरल डिडक्शन की बात करेंगे तो नाम में ही जनरल वर्ड आ रहा है, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक डिडक्शन गिवन है तब तो वहाँ पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन नंबर 36 में और बहुत सारे अदर सब सेक्शंस में। बट अगर कोई भी डिडक्शन आपके उन सेक्शंस में कवर नहीं है तो भी सेक्शन नंबर 37 में आप उन डिडक्शन को ले सकते हैं। ये यहाँ पर बात लिखी है, देखिए सेक्शन नंबर 30 से 36 में स्पेसिफिक डिडक्शंस गिवन है। अगर आपको वहाँ डिडक्शन मिल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिल रही है तो सेक्शन 37 के अंडर आप कोई भी खर्चे की डिडक्शन ले सकते हैं अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो, जिसमें कि नंबर 1 कंडीशन है कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन नंबर 37 में नहीं ले पाएंगे। और कॉमन सेंस भी है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसे हम पीएनएल में डेबिट नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली गिवन इन अ पर्टिकुलर सेक्शन। वो आपका खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए और उस खर्चे को आप अपने बिजनेस के लिए करें या प्रोफेशन के लिए करें, ऐसा होना चाहिए होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर ये तीनों चीज़ें कवर होगी तब जो है आप सेक्शन नंबर 37 में उस खर्चे को डाल सकते हैं जिस खर्चे की डिडक्शन सेक्शन 30 से 36 में नहीं मिली है ना। हो सकता है ना कि आपने बिजनेस के लिए कोई खर्चा करा हो और उन सेक्शंस में मेंशन ना करा हो, तो भी आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है। यहाँ तक की बात क्लियर है तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस गिवन है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि अगर कोई एक्सपेंस ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि स्मगलिंग नहीं कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ खर्चा हो गया। किसी को मारने के लिए सुपारी दे दी, क्या हो गया, वो इलीगल हो गया, तो उन खर्चों को आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे होते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको करना ही पड़ेगा सोशल पर्पस के लिए, और इसीलिए उसका खर्चा आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37। जी हाँ, अगर वो खर्चा डेबिट करना अलाउ करा गया है सेक्शन नंबर 30 से 36 में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर आपको पढ़ाया ना मैंने, डेप्रिसिएशन का सेक्शन पढ़ाया, सेक्शन नंबर 36 मैंने आपको बताया कहाँ का डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप उन सेक्शन में कोई एक्सपेंस आ रहा है जो सीएसआर का भी खर्चा रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उन सेक्शन में आप डेबिट कर सकते हैं। बट अगर उन सेक्शन में नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि भैया ये तो मैंने बिजनेस के लिए खर्चा करा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करा है और मैं उसको सेक्शन नंबर 37 में जनरल डिडक्शन में क्लेम करना चाहता हूँ, तो अगर वो सीएसआर का खर्चा है तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं। साथ में जो है कुछ पेनल्टीज आपने पे करी है, यानी लॉ का उल्लंघन करने की वजह से आपको कुछ पैसे देने पड़े जिसे पेनल्टी बोलते हैं, उसे भी आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फी पे करी है ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज होगी ना, जो ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज होगी उसको इंक्रीज कर रहे हैं कैपिटल को, उसके लिए जो फीस दे रहे हैं वो फीस कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसीलिए उसको आप पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे। अब इनका अलग ही लॉजिक है सर, कैपिटल को इंक्रीज करना, वो कैपिटल जो इंक्रीज हो रही है वो तो कैपिटल है, कैपिटल नेचर है, बट उस पर जो फीस दी जा रही है इंक्रीज करने के लिए वो भी कैपिटल नेचर है, ऐसे ये लोग मान रहे हैं। अच्छा सर, बड़ा अच्छा मान रहे हैं सर, अब मान रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए दिया हुआ खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। शेयर इशू एक्सपेंसेस अदर देन बोनस शेयर्स, वो भी कैपिटल नेचर है, क्योंकि आप शेयर को इशू कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो खर्चा कर रहे हैं वो भी कैपिटल नेचर माना जाएगा और पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। सर बट यहाँ पर ये अदर देन बोनस शेयर्स क्यों लिखा है? हम अगर बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो भी तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ रही है और उससे जुड़ा हुआ खर्चा भी तो पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी तो कैपिटल नेचर है। द आंसर इज नो। एक क्लासिक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कैपिटल कर लेना इन वर्ड्स को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है देयरफॉर इट विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इंडिया। क्या है ये केस, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं उसको इशू कैसे कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर रहे हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका
जो है फंड्स की री एलोकेशन हो रही है, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जिसमें कि आपका शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स वगैरह भी आते हैं, उसका टोटल तो सेम रह रहा है, सिर्फ रिजर्व से उठकर शेयर कैपिटल में मूव कर रहा है। तो यानी कि आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं हो रहा, इसके लिए बोनस शेयर पर किया हुआ खर्चा रेवेन्यू नेचर है ना कि कैपिटल, तो इसीलिए ये अलाउ होगा। तर्क वितर्क से सारी चीज़ों को बदल देते हैं ये लोग। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, अगर आप एसेट को पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं तो आप इनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही डेबिट कर पाएंगे। यानी कि जितना पोर्शन पर्सनल के लिए करा वो पर्सनल में जाएगा, जितना बिजनेस के लिए करा वो बिजनेस में जाएगा, तभी आप जो है पीएनएल में इसको डेबिट कर पाएंगे। मतलब जो बिजनेस पोर्शन वाला है उसी को डेबिट कर पाएंगे, पर्सनल वाले का जो हिस्सा होगा उसे पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 30 है एक्सपेंस फॉर बिल्डिंग। सेक्शन नंबर 30 है एक्सपेंस फॉर बिल्डिंग। क्या आप डेबिट कर सकते हैं क्या? ये मैंने आपको पहले से बताया था सेक्शन नंबर 30 से 36। आप भी सोच रहे होंगे सेक्शन 30 तो करवाया ही नहीं है। देखिए एक एक सेक्शन जो है वो आपकी बुक में भी गिवन नहीं है, तो अगर आप बियर एक्ट को रेफर करेंगे तभी आप उसको पता लगा पाएंगे क्या क्या सेक्शन नंबर हैं। और इंटरमीडिएट लेवल पर मेरा सिंपल सा टारगेट होता है प्रोविजंस कराएं जो आपकी बुक में गिवन है, सेक्शन नंबर पर फोकस ना किया जाए। सेक्शन 30 है एक्सपेंस फॉर बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग को आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन के लिए तो उससे जुड़ा हुआ जो रेंट रिपेयर टैक्सेस होगा, रेंट रिपेयर टैक्सेस बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हैं सर, इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो हमें उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। रेंट रिपेयर टैक्सेस लगते हैं, वो सारा रेवेन्यू इन नेचर होता है और पीएल में आप डेबिट कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग का खर्चा कर रहे हैं और वो कैपिटल इन नेचर है तो उसे अगर लैंडलॉर्ड कर रहा है तो लैंडलॉर्ड यानी कि जो मालिक है वो अपने एसेट के ब्लॉक में ऐड करेगा। अगर टीनेंट कर रहा है तो भले ही टीनेंट का वो बिल्डिंग ना हो, टीनेंट उसमें किराएदार हो, पर अगर उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो वो भी उसे डीम्ड बिल्डिंग मानकर एक ब्लॉक बनाएगा और उसमें ऐड कर लेगा। मतलब कि टीनेंट का बिल्डिंग नहीं है पर टीनेंट ने उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है तो भी टीनेंट जो है एक डीम्ड बिल्डिंग का ब्लॉक बना सकता है और उसमें वो एडिशन दिखा सकता है। ये बात यहाँ लिखी है सर। और रेवेन्यू इन नेचर है तो जिसने खर्चा करा वो पीएनएल में जो है डेबिट करेगा, है ना। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 की। एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं प्लांट मशीनरी पे, फर्नीचर पर, तो अगर आप रिपेयर एंड इंश्योरेंस का खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा पीएल में डेबिट कर रहे हैं अगर आप बिजनेस के लिए उसे यूज़ करते हैं। साथ ही में आपने अगर मशीनरी रेंट पर ली है तो रेंट फॉर मशीनरी जो है वो भी आप सेक्शन नंबर 37 में यानी कि जनरल डिडक्शन के सेक्शन में डेबिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। वैसे तो कैपिटल अलाउ भी नहीं होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस अलाउ होता है, तो वो आपने यहाँ पर माइनस कर दिया है। इसी के साथ जो है आपके सारे जो है सेक्शंस कवर हो गए हैं। आप चाहें तो इसकी एक रीडिंग ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जो है पुराना सारा रिवाइज कर आए बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है ज़रा देखते हैं। मिस्टर ए सबमिट कर रहे हैं फॉलोइंग पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। यू हैव टू कैलकुलेट द पीजीबीपी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो जब मैं बोलता हूँ असेसमेंट ईयर 21-22 इसका मतलब सीधा सीधा है जिस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ वो है 2021 जिसकी इनकम मुझे निकालनी है। यहाँ पर पीएनएल दे रखा है, यहाँ लिख सकते हैं पीएनएल, कुछ सेल्स है, कुछ प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ लैंड, कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया है, डिविडेंड इनकम आई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को एक साथ यहाँ दिखा दिया। अदरवाइज अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, परचेजेस यहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आएगा, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस नेट यहाँ पर दिखा दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको मैच्योर होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा ऑन रूट लेवल रदर देन मगिंग अप ऑन द टॉप लेवल। जीएसटी पेबल है 2 लाख रुपीज़, डेप्रिशिएशन है 50,000, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है 10,000, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कुछ पैसा डाला है, पुलिसमैन को ब्राइब दिया है, इलीगल है, अलाउड नहीं होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। जीएसटी को पे करा है 31 मार्च 21 तक, कैश में पे करा है। जीएसटी जो है कैश में पे हो सकता है, ये भी आपको पता होगा। सैलरी टू एम्प्लॉइज जो है वो भी गिवन है। मशीनरी परचेज करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, इसका सिर्फ डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। जीएसटी ऑफ 10,000 पेड ऑन 31 जुलाई 2021 एंड 1,90,000 पेड ऑन 10th अगस्त 2021 और ड्यू डेट जो है वो है 31 जुलाई 2021। तो जिन्हें ऑडिट नहीं करवाना होता है उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, जिन्हें ऑडिट करवाना होता है उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। अच्छा सर,
ये जीएसटी पेबल यहाँ 2 लाख रुपए का दे रखा है और इसके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने इतना तो पे कर दिया यहाँ तक और बाकी पे कर दिया कुछ समय बाद। यहाँ दे रखा है कि सैलरी है 2,000 रुपये की, वो मिस्टर ए का बिजनेस है और वो मिस्टर ए अपने आप को ही सैलरी दे रहे हैं। साथ ही में यहाँ दे रखा है परचेज करा है यहाँ पे कुछ, और परचेज जो है उसमें बिल आ रहा है 50,000 का, जो कि रिलेटिव से किया गया है। ये 5,000 रुपये तक एक्सेस है। मैंने आपको बताया कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन से ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो उसमें आप उनसे जो है ज़्यादा का खर्चा दिखाकर पीएनएल में डेबिट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे उनको अमाउंट जो कि डिसअलाउ हो सकती है। तो अगर आप उन्हें ज़्यादा की अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे ताकि आप ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम कर लें और जो पैसा जाए वो आपके रिलेटिव को ही जाए, तो ये नहीं चलेगा। एक्सेस पोर्शन अगर है असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो उसे आप डिसअलाउ करेंगे। ये पूरा का पूरा बिल जो है कैश में पे करा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर 10,000 से ऊपर का खर्चा और उसकी पेमेंट आप कैश में करते हैं तो वो वैसे भी अलाउ नहीं होगी, यानी ये पूरा का पूरा खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए। मशीन पर डेप्रिसिएशन आप 15% पर डाल सकते हैं, जो पीनल में अभी नहीं डाला है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और मैं आपको ये पूरा करवाने वाला हूँ। कैसे कराऊंगा सर? आंसर ऑलरेडी करा हुआ है। करवाने का तरीका होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ मिस्टर ए, जो भी है प्रीवियस ईयर 2021। यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे और लिखेंगे फिर नेट प्रॉफिट कितना है, 9,40,000। इसमें अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसके लिए आप पूरा जो है कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एक रो भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लिखेंगे एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएनएल बट नॉट अलाउड। और उसमें आप क्या करेंगे, आपने रिलेटिव को 5,000 की एक्सेस पेमेंट करी जो पीएनएल में डेबिट करी हुई थी, उसे आपने एड बैक कर दिया। आपने जो है कैश पेमेंट करी है 45,000 की, उसे भी आपने एड बैक कर दिया। मतलब कि वैसे तो 50,000 का खर्चा करा गया है, पर उस पर 5,000 की एक्सेसिव है, इसलिए आप डिसअलाउ कर रहे हैं। और बाकी 45,000 है वो भी कैश में पे करा गया है, तो 10,000 से ऊपर हो गया कैश में एक्सपेंस और कैश में पेमेंट ऑन अ सिंगल डे। मतलब कि दोनों चीज़ें एक दिन नहीं होनी चाहिए। बिल एक दिन रेस करा, उसकी पेमेंट एक दिन करी, पर दोनों 10,000 से ऊपर का था, तो इसीलिए जो है वो डिसअलाउ होगा। तो बाकी का 45,000 अलग सेक्शन में डिसअलाउ हो रहा है। ये है सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 और ये है सेक्शन 40 सब सेक्शन 3। तो इसीलिए अगर आपको सेक्शन नंबर याद हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप यहाँ भी ब्रैकेट में लिख कर आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मिस्टर ए ने सैलरी खुद को दी है। जी, आप खुद को सैलरी नहीं दे सकते हैं, इस बात को आप याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप कंपनी नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, और इंडिविजुअल में आप ही का तो बिजनेस इनकम निकल रही है। तो उसमें मान लेते हैं आपकी इनकम आ रही है 5 लाख, आप कह रहे हैं 5 लाख में अपने आपको सैलरी दे रहा हूँ, एक्सपेंस क्लेम कर लेता हूँ, और फिर 5 लाख पर भी टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आपको एग्जामिशन वगैरह डिडक्शन वगैरह मिल जाएगी। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप कंपनी है तो अपने आपको सैलरी दे सकते हैं, वहाँ के डायरेक्टर वगैरह अपने आपको सैलरी दे सकते हैं, बट इंडिविजुअल नहीं दे सकते। ये बात का ध्यान रखिएगा। 3 लाख की मशीनरी परचेज करी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कॉमन सेंस है, इसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पर डेप्रिसिएशन जो बनेगा 15% की रेट पर, वो डेबिट कर सकते हैं, तो उसे माइनस कर दिया है। जीएसटी की आपने पेमेंट करी 1,90,000 की, वो आपने 31 जुलाई 2021 के बाद करी है, यानी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर के बाद करी है, जिसे आप डिसअलाउ करेंगे और इसलिए आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कुछ आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करे हैं 10,000 के, मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो एक बार देख लेते हैं 10,000 के एक्सपेंसेस कौन से आ रहे हैं। ये रहे, तो पीएनएल में डेबिटेड ऑलरेडी हैं। आप देखेंगे ये जो नेट प्रॉफिट आया है 9,40,000 का, ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद आया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा। आपने डोनेशन दी है, तो डोनेशंस जो दी है वो आप पीजीबीपी की इनकम में माइनस नहीं कर सकते। डोनेशन की आप अलग डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80G में, वो हम डिडक्शन के चैप्टर में करेंगे। ब्राइब टू पुलिस में जो है वो भी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि इलीगल चीज़ें अलाउ नहीं होती है। आपने हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दिया है, रेंट की इनकम क्लेम करिए, तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं इनकम क्रेडिट इन पीएनएल बट नॉट अलाउड टू बी क्रेडिटेड, बिकॉज ये आपका हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगा, ना कि पीजीबी के चैप्टर में। इनकम है पर यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ से हटाएंगे। सिमिलरली आपको लैंड पर प्रॉफिट हुआ है और ये कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल होगा, ना कि पीजीबी में, इसलिए भी आप इसको यहाँ से हटा देंगे। और साथ में आपको इंडियन कंपनी का डिविडेंड मिला है, ये भी 5,000 का आप यहाँ से हटा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब ये है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में टैक्सेबल होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट, कि जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करें, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करने के बाद बाकी क्वेश्चन के आंसर करें। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट है उसे पहले कर लें, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे,
और फिर एक बार पीएनएल को देखें और देखें पीएनएल में क्या डाला हुआ है जो नहीं डालना चाहिए, उसको हटा दें। तो ऐसे आपकी पीजीपी की इनकम आ जाएगी। प्लस माइनस करना है सर, बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ और छोटी मोटी और चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जो है टैक्सेशन ऑफ फर्म करें। टैक्सेशन ऑफ फर्म जो है दोस्तों, वो एक मैं आपको अलग क्लास में ही करना चाहता हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म पर आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये एक सेपरेट टॉपिक कराया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीए फाइनल के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएमए के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम छोटे मोटे और प्रोविजंस करते हैं, अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज बी, जो भी सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, एओपी और बीओआई अपने मेंबर्स को पे कर रही है, उसे आप डिडक्शन की फॉर्म में अलाउ नहीं करेंगे। मतलब उसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं करेंगे जब आप एओपी और बीओआई का पीजीपी इनकम निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो सीए फाइनल में है, तो ये क्वेश्चन आपके आएगा ही नहीं। सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 ग्रेट्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी, इसे आप डेबिट नहीं कर सकते, पर जो एक्चुअली में ग्रेट्युटी पे कर रही हैं उसे आप डेबिट कर सकते हैं। अगर आप अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड में पैसा डाल भी रहे हैं तो उसे भी डेबिट करना अलाउ किया गया है। नीचे देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी है। मिस्टर ए रिज़ाइन कर रहे हैं 2 मार्च 2021 को। उनका लास्ट वर्किंग डे है 2 मई 2021, दैट इज़ 2 महीने के बाद। उनके एम्प्लॉयर ने प्रोविजन बनाया है 1 लाख का एज ग्रेट्युटी पेबल टू मिस्टर ए इन मई 2021। ओके, एक्चुअल 1 लाख का है तो पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हैं। मतलब अच्छा सर, इसका मतलब ज़रा हमें बता दीजिए। ये जो भी आपने ग्रेट्युटी का गेम हमें समझाया है, इसको एक बार और बार बता दीजिए, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ग्रेट्युटी का सिर्फ प्रोविज़न बना देना, क्यों? क्योंकि ग्रेट्युटी आपको कई सालों के बाद देनी होती है। आज एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा तो वो जब छोड़ेगा 5 साल के बाद, तब उसे ग्रेट्युटी देनी होगी, पर उसके खर्चे का प्रोविज़न तो आप हर साल कर सकते हैं। यहाँ आपका कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है। जो इंसान अगले साल छोड़ने वाला है, अगर आप उसका प्रोविज़न बना रहे हैं जो अगले साल छोड़ने ही वाला है, कंफर्म हो चुका है या छोड़ चुका है, रेजिग्नेशन लेटर डाल चुका है, उसका रिलीविंग लेटर हो चुका है, नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, इट्स अ गारंटी ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन और शी विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप उसे डेबिट कर लेंगे क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी आ चुकी है। पर जो एक्चुअली में आप सिर्फ प्रोविजन बना रहे हैं कि फ्यूचर में मेरे एम्प्लॉय जब छोड़ेंगे तो मुझे ग्रेट्युटी शायद देनी पड़ेगी, जिसको एक्चुअल वैल्यूएशन के बाद बनाया जाता है, वो चीज़ की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, उसे आप डेबिट नहीं कर सकते, उस प्रोविजन को डेबिट नहीं कर सकते हैं। एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख का प्रोविजन बनाया एस्टिमेटेड बेसिस पर, फ्यूचर में एम्प्लॉय रिजाइन करेंगे तो हमें देनी होगी, तो इतना बन के निकलता है, वो अलाउ नहीं होगी। एबीसी लिमिटेड ने एक अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड में पैसा डाला, डिपॉजिट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो गया, अलाउ होगी। अगर अप्रूव्ड फंड में डाला है तो अलाउ होगी। सेक्शन 43B में भी लिखा है पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगी। अच्छा सर, ये ग्रेट्युटी का कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 40A सब सेक्शन 9 नॉन स्टैट्यूटरी और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में अगर पैसा डाला जाएगा तो उसे आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। सर, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्यों है? देखिए, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कि किसी एक्ट में लिखा है कि ये फंड बनाने की रिक्वायरमेंट है, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अप्रूव करा हुआ है या रिकॉग्नाइज करा हुआ है कि इस फंड में भी पैसा डाल सकते हैं, तो उसे रिकॉग्नाइज बोलते हैं। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है या फिर स्टैट्यूटरी भी नहीं है तो उस केस में आप डेबिट नहीं कर सकते उसमें जो भी पैसा आपने डाला है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 2B एडवर्टाइजमेंट इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिकेशन में ऐड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो वो खर्चा एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के बराबर है, उसे आप पीएनएल में नहीं डाल सकते। हालांकि उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80GG में ले सकते हैं या 80GC में ले सकते हैं अगर आपने डोनेशन कैश के अलावा करी है। यहाँ तक की जो बात है वो आपकी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद जो है हम टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इस पॉइंट में कोई भी डाउट है तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, सेक्शन 80GB और 80GC डिडक्शन के चैप्टर में डिस्कस होने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और बस ये जानें कि आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ खर्चा करते हैं तो वो डोनेशन के बराबर होता है, चाहे उनकी ऐड करें या कुछ भी करें, और इसीलिए उसे हम डोनेशन के साथ पढ़ेंगे, डिडक्शन के साथ पढ़ेंगे, पीजीपी में अलाउ नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, डू रिवाइज एवरीथिंग। यहाँ तक जो हमने कर लिया है आपका 50% ज़्यादा हो गया है पीजीपी, इसको पूरा रिवाइज करें स्टार्टिंग से, एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखें और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें।
अब जो नेक्स्ट 50% पार्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल है और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पुराना रिवाइज करने के बाद ही अब अपनी आगे की क्लासेस शुरू करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।